नाउ सेक्शन डी से क्वेश्चन 32 देखिए। ए ट्रेन ट्रेवल्स एट ए एवरेज स्पीड फॉर डिस्टेंस ऑफ 63 किलोमीटर। एक ट्रेन जो है वो सर्टेन एवरेज स्पीड से 63 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है एंड देन ट्रेवल्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 72 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर मोर देन इट्स ओरिजिनल स्पीड। और उसके बाद जो उसकी ओरिजिनल स्पीड है उससे 6 किलोमीटर प्रति घंटे ज्यादा की रफ्तार से वो 72 किलोमीटर 72 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करती है। इफ इट टेक्स 3 आवर्स टू कंप्लीट द टोटल जर्नी, और इस पूरे जर्नी को कवर करने में वो 3 घंटे लेती है, व्हाट इज द ओरिजिनल एवरेज स्पीड। तो ओरिजिनल एवरेज स्पीड उस ट्रेन की क्या है? तो मैं पहले मान लूंगा कि उस ट्रेन की जो ओरिजिनल एवरेज स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर है। लेट द ओरिजिनल एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर। ये है उसकी ओरिजिनल स्पीड। अब आप ध्यान से देखें, इस ओरिजिनल स्पीड के साथ जब वो पहली डिस्टेंस कवर कर रही है दैट इज 63 किलोमीटर, तो यहां पे हम कहेंगे टाइम टेकन बाय ट्रेन टू कवर 63 किलोमीटर। 63 किलोमीटर को कवर करने में उसको कितना टाइम लगेगा? टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस पर यूनिट स्पीड। तो यहां पे डिस्टेंस है 63 और स्पीड है x, 63 बाई x आवर्स लगेंगे उसको, हम ऐसा कह रहे हैं। अब उसके बाद उसने जो उसकी एवरेज स्पीड थी ना उसको 6 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया, तो नई स्पीड क्या बन जाएगी? न्यू एवरेज स्पीड। तो नई एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी? देखिए पहली थी x, उसमें 6 बढ़ा दी गई, यानी x प्लस 6 किलोमीटर पर आवर। आफ्टर दैट हम बात करते हैं कि इस नई स्पीड से जो अगली डिस्टेंस है दैट इज 72 किलोमीटर, उसको कवर करने में कितना टाइम लगेगा? हम कहें टाइम टेकन बाय ट्रेन टू कवर 72 किलोमीटर विद न्यू स्पीड। न्यू स्पीड के साथ कितना टाइम लगेगा? ध्यान से देखिए, फॉर्मूला अभी भी वही है, डिस्टेंस पर यूनिट स्पीड। डिस्टेंस है 72 और स्पीड है x प्लस 6, तो इतने आवर्स लग जाएंगे। अब हमने जो नई स्पीड बनी उससे भी टाइम निकाल दिया। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दोनों डिस्टेंस को कवर करने में जो टाइम लगता है ना वो ओवरऑल दोनों को मिला करके 3 घंटे का लगता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम करें तो 63 बाई एक्स प्लस 72 बाई एक्स प्लस 6 दोनों को मिला करके 3 घंटे का समय लगता है। तो दोनों टाइम को जब मैं जोड़ दूंगा तो मुझे 3 घंटे मिलेंगे। अब यहां से हम एक x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, उसको सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे। x की ही जो वैल्यू है वो हमारे पास स्पीड ऑफ ट्रेन होगी। तो करते हैं इसको सॉल्व। इधर हम ले लेंगे इसका एलसीएम, तो यहां पे आ गया x इंटू एक्स प्लस 6। देखिए यहां x से डिवाइड करेंगे तो बचेगा x प्लस 6, उसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी 63 इंटू एक्स प्लस 6। x प्लस 6 से करेंगे तो बचेगा x 72x इज इक्वल टू 3। इसको ना इधर ले जाओ और ये मल्टीप्लाई भी कर लो आपस में। और यहां से देखिए यहां पे आपका 63x प्लस, या इनफैक्ट मैं इसको अभी ऐसा ही रहने दूं, तो यहां पे आप देखिए क्या करने वाले हैं। मैंने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूं, 3 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x। आप अगर ध्यान से देखें तो यहां 3 है, मैं इसमें से 3 ले लूं तो वो इससे कैंसिल हो जाएगा एंड अपनी कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगी। तो इसमें से 3 कॉमन आ सकता है, यहां पे बचेगा 2, यहां बचेगा 1 एक्स प्लस 6, यहां से 3 चला जाएगा, 3 2 जा 6 4,
24x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 6x। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये डिवाइड में जाएगा इधर, तो यहां पे बन गया 21x प्लस 126 प्लस 24x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 6x। अब यहां ध्यान से देखें तो कितना हो गया, ये हो गया आपका 45 को इधर ले जाएंगे, x स्क्वायर प्लस 6x माइनस का 45x, 6x है और ये माइनस का 45x हो जाएगा, और ये इधर जाकर के माइनस का 126 इज इक्वल टू 0। तो यहां पे कितना बचा चेक करें, यहां पे बच गया x स्क्वायर और 6 माइनस 45 हो जाएगा माइनस का 39x माइनस का 126 इज इक्वल टू में 0। ये मेरे पास क्या है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब मुझे इसका फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। फैक्टराइजेशन हम देखें तो डायरेक्टली तो हमें नंबर्स नहीं मिल पाएंगे, मुझे प्रोडक्ट कितना चाहिए, माइनस का 126, तो इस 126 के मैं कर लेता हूं फैक्टर। तो यहां पे 2 से 6 3 से 2 1 और 3 से 7 और 7 से 1। तो यहां पे अब देखो, इनकी मल्टीप्लाई करने से ही मुझे ये मिलेगा। इन नंबर्स को ऐसे अरेंज करना है कि दो नंबर बने जिनका सम माइनस का 39 और प्रोडक्ट माइनस का 126 मिले। तो आप यहां देखें 7 3 जा 21 और 6 नहीं बन पाएगा। इनफैक्ट यहां 21 इंटू 2 ले लें तो 42 बन गया और इधर बच गया 3। इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 126 आ जाएगा, और अगर मैं इसको माइनस का और इसको प्लस का ले लूं तो मुझे माइनस का 39 भी मिल जाएगा। यानी जो नंबर्स है वो आ गए माइनस का 42 और प्लस का 3। तो यहां पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 42x प्लस का 3x माइनस का 126 इज इक्वल टू 0। दोनों में से x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस का 42 प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 42 इज इक्वल टू 0। दोनों में से x माइनस 42 कॉमन ले लेंगे तो यहां पे बचेगा आपका कितना, दैट इज यहां पे आ गया x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहां पर है या तो x माइनस 42 0 होगा या फिर x प्लस 3 0 होगा। तो यहां पर आप ध्यान से देखें x की वैल्यू आ गई माइनस का 3 और यहां से x की वैल्यू आ गई 42। x की वैल्यू माइनस 3 तो नहीं हो सकती है। आप बोले सर क्यों नहीं हो सकती, स्पीड जो है वो कभी भी नेगेटिव आपका नहीं हो सकती है। तो उसके बाद यहां पर x की वैल्यू हो जाएगी 42। सो एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन, एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन इज 42 किलोमीटर पर आवर। तो हमें यहां पर एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन जो है वो 42 किलोमीटर पर आवर मिल गई है। बस उसने स्पीड ही हमसे पूछ रखी है। तो पहले हमने क्या किया है, क्विक रिकैप करते हैं क्वेश्चन का। पहले हमने स्पीड मान ली, फिर उस स्पीड से हमने 63 किलोमीटर को कवर करने में जो टाइम लग रहा था वो निकाल दिया। फिर स्पीड को हमने 6 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया और उस नई स्पीड के साथ 72 किलोमीटर को कवर करने में जितना टाइम लग रहा था वो निकाल दिया। क्वेश्चन कह रहा था कि दोनों टाइम को सम करने से हमें 3 आवर्स मिलते हैं, तो वो हमने कर दिया। फिर जब हमने इसे सॉल्व किया तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिली और विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन हमने उसे सॉल्व किया है और हमें स्पीड ऑफ ट्रेन यहां पर मिल गई है। नाउ क्वेश्चन 33 देखिए। Prove that if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct point, यानी अलग अलग पॉइंट पे कट करती है, the other two sides are divided in the same ratio। तो जो other two sides हैं वो same ratio में डिवाइड होंगी। तो ये है हमारी एक थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या फिर इसे थेल्स थ्योरम के नाम से भी हम जानते हैं। पहले तो हमें इस थ्योरम को प्रूव करना है। आफ्टर दैट इससे ही लिंक करके क्वेश्चन दे रखा है, हेंस इन ट्रायंगल PQR प्रूव दैट अ लाइन इंटरसेक्ट्स द साइड्स PQ एंड PR ऑफ ए ट्रायंगल PQR एट L एंड M रेस्पेक्टिवली। और जो LM है वो QR के पैरेलल है। तो बहुत जो डाटा है वो हमें यहां पर दे रखा है और PM की वैल्यू निकालनी है।
तो पहले तो हम इस थ्योरम को प्रूव करते हैं, आफ्टर दैट इस थ्योरम का यूज करके हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो पहले हम इसके लिए एक फिगर कंस्ट्रक्ट करते हैं कि हमारे पास एक ट्रायंगल है। लेट्स से वी हैड अ ट्रायंगल एबीसी। दिस ट्रायंगल इज ए बी सी। वो कह रहा है कि इस ट्रायंगल की एक साइड के पैरेलल यानी बीसी के पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली, दैट इज डीई। किस तरह से कि जो डीई है वो बीसी के पैरेलल है और दो साइड्स, जो बची हुई दो साइड्स हैं, उनको अलग अलग पॉइंट पे क्या करती है, कट करती है। तो हमें प्रूव करना है, हमें यहां पर अगर हम गिवन लिख दें कि भाई गिवन क्या है हमारा, हमने गिवन माना है कि जो डीई है वो पैरेलल है बीसी के। तो टू प्रूव क्या है हमारे पास, वो कह रहा है कि प्रूव दैट जो वो लाइन है उन दो साइड्स को आपका क्या करती है, कट करती है, इट डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, उसको सेम रेशियो में डिवाइड करती है। मतलब कि एडी अपॉन डीबी इसका जो रेशियो है वो बराबर होगा इस रेशियो के, एई अपॉन ईसी के। आई रिपीट माई वर्ड्स कि यहां पर डीई को हमने बीसी के पैरेलल ड्रॉ किया है, आफ्टर दैट वो कह रहा है कि वो बची हुई दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। मतलब एडी अपॉन डीबी लोगे या एई अपॉन ईसी लोगे, वो दोनों बराबर आएंगे। ये थ्योरम हमसे कह रही है, ये रिजल्ट हमें यहां पर प्रूव करना है। अब क्या प्रूव करना है ये हमारे माइंड में क्लियर हो गया तो ही हम थ्योरम को कर पाएंगे आगे। अगर हमारे माइंड में यही क्लियर नहीं होगा कि हमें करना क्या है, तो फिर हम कुछ भी करते रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम इस रिजल्ट को लेके आएंगे यूजिंग डीई इज पैरेलल टू बीसी, बट उससे पहले हम यहां पर थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे कि हम डी से एक परपेंडिकुलर यहां पर ड्रा कर लेंगे। लेट्स से सम डी एफ एंड ई से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लेंगे, दैट इज ईजी। यहां पर ये परपेंडिकुलर है और यहां पर ये परपेंडिकुलर है। कंस्ट्रक्शन हम कर रहे हैं आपका, ड्रॉ डी एफ परपेंडिकुलर टू एसी एंड ईजी जो है वो परपेंडिकुलर है किस पर, ए बी पर आपका। एंड यहां पर आप क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे किसको, एक तो बीई को आप ज्वाइन कर देंगे एंड डी सी को भी आप क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन बीई एंड डीसी दोनों को हम क्या कर देंगे, यहां पर ज्वाइन कर देंगे। अब इस रिजल्ट को प्रूव करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, हम यहां पर एरिया का कंसेप्ट यूज करेंगे। कैसे, मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, ऊपर वाला ट्रायंगल जो छोटा ट्रायंगल है एडीई निकाल सकता हूं। एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई, ध्यान से देखें वो क्या होता है भाई। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, 1/2 बेस इनटू में हाइट। एडीई के लिए देखें तो जो डीएफ है, जो डीएफ है हमारा वो क्या है आपका, यहां पर परपेंडिकुलर है, डीएफ परपेंडिकुलर है, और एई जो है वो बेस है, यानी 1/2 इनटू बेस यानी कि एई और इनटू में हाइट यानी कि डीएफ। एक एरिया तो मुझे ये मिल गया। आई रिपीट माई वर्ड्स कि डीएफ तो जो है वो हाइट है और एई जो है वो हमारा बेस है। यहां पर आप बोले सर हाइट तो हमारे पास यहां ईजी भी है, तो ईजी का भी यूज करके हम एरिया निकाल देंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई दैट इज 1/2, बेस क्या है मेरे पास, दैट इज एडी, और हाइट क्या है मेरे पास, दैट इज ईजी। हाइट क्या है मेरे पास, ईजी है। ये दोनों मुझे मिल गए। एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई मैंने यहां पर निकाल दिया। अब देखो मुझे दूसरी साइड क्या चाहिए होगी, एक तो चाहिए डीबी, डीबी चाहिए तो वो मुझे मिलेगी इस ट्रायंगल में, और एक मुझे चाहिए ईसी तो वो मुझे मिलेगी इस ट्रायंगल में। पहले इस ट्रायंगल में लेते हैं। नाउ हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं बीडीई का। एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई, बीडीई में आप देखें तो ध्यान से कि सर हमारे पास यहां पर हाइट नहीं है, बेस तो हमारे पास है दैट इज बीडी, बट हाइट नहीं है। तो इसके लिए हम एक रिजल्ट यूज करेंगे क्या, कि मान लीजिए ये आपके पास ट्रायंगल है दैट इज बी डी ई,
हमारे पास रिजल्ट थ्योरम होती है क्या, कि अगर हम किसी ट्रायंगल की साइड को जनरेट करें, मतलब उसको आगे बढ़ाएं, और उस पर जो परपेंडिकुलर होता है ना, वो इस पर भी क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। अगर आप ध्यान से देखें तो बीडी जो है वो आगे ए तक जा रही है, और इस पर कौन परपेंडिकुलर है, इस पर ईजी आपका परपेंडिकुलर है, यानी वो इसके लिए भी परपेंडिकुलर का काम यहां पर करेगा। यानी इस वाले ट्रायंगल के लिए जो परपेंडिकुलर है वो ईजी हो गया आपका, ईजी हो गया। और बेस कौन सी साइड है, बेस है हमारे पास बीडी, तो इसको नाम दे दो 3। आफ्टर दैट इसी तरीके से मैं इसका निकालता हूं, सीईडी का एरिया ऑफ ट्रायंगल, सीईडी में निकालूं, दैट इज 1/2 इंटू, सिमिलरली इसको एक्सटेंड करेंगे तो डीएफ इसके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगी, और बेस है हमारे पास एसी, दैट इज 4th। अब हमने एरिया निकाल लिए इनके। अब आप बोले सर हमें तो रेशो निकालना है, रेशो मुझे किसका निकालना है, एडी अपॉन डीबी चाहिए। तो देख लो इनमें एडी और डीबी कहां पे आ रहा है, एडी तो यहां पे दिख रहा है मुझे, और डीबी या बीडी मुझे दिख रहा है यहां पे। तो मैं सेकंड को थर्ड से डिवाइड कर दूंगा, डिवाइडिंग सेकंड बाई थर्ड। तो यहां पे क्या हो जाएगा, सेकंड को डिवाइड करता हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी इंटू ईजी, और नीचे थर्ड क्या है मेरे पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई, दैट इज यहां पे आ जाएगा 1/2 इंटू बीडी इंटू में ईजी, ईजी से ईजी कैंसिल हो गया, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, एडी अपॉन बीडी। ये मेरे पास आ गया क्या, आपका 5th मान लेता हूं मैं इसे। ध्यान से देखो मेरे पास रेशियो किसका आ गया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई, ये एडी अपॉन बीडी के बराबर आ गया, इसे नाम देता हूं 5th। एडी अपॉन बीडी, बीडी को आप डीबी भी लिख सकते हो, साइड है कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमें चाहिए एई अपॉन ईसी, तो एई कहां पे है, यहां पे दिख रहा है, और ईसी कहां पर है, यहां पर, यानी डिवाइडिंग 1/4, डिवाइडिंग 1/4, तो यहां पे आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई, वो क्या है 1/2 इंटू एई इंटू में डीएफ, और नीचे क्या आएगा आपका डिवाइडिंग बाई 4th, यानी कि इससे 1/2 इंटू डीएफ इंटू में आपका, ओके हमें चाहिए एई अपॉन ईसी, एई अपॉन ईसी, ये रहा डीएफ इंटू ईसी, और इधर है एरिया ऑफ ट्रायंगल सीईडी, एरिया ऑफ ट्रायंगल सीईडी। तो यहां पे डीएफ से डीएफ 1/2 से 1/2, एई अपॉन में ईसी हमारे पास आ गया, इसको नाम दो 6th। अब आप ध्यान से देखें तो जो रिजल्ट आपको लेकर के आना है वो तो बन गया है। आप ध्यान से देखें, एडी अपॉन डीबी, एई अपॉन ईसी, और इनकी जो लेफ्ट हैंड साइड देखें तो ऊपर तो एडीई का ही एरिया है दोनों में, नीचे यहां पर है बीडीई और यहां पर है सीईडी। अगर ये एरिया ऑफ बीईडी और सीईडी हमारा बराबर हो जाए तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। अब आप ध्यान से देखें कि दो पैरेलल, आप यहां पर एक थ्योरम इस्तेमाल करोगे कि देखो डीई और बीसी जो है वो क्या है, आपके पैरेलल लाइंस हैं, और पैरेलल लाइंस पर सेम बेस के साथ जो ट्रायंगल बनते हैं ना उनका एरिया सेम रहता है। तो यहां पर आप देखें तो ये दोनों का बेस सेम आ रहा है पैरेलल साइड्स के बीच में, तो हम कहेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल between two parallel lines with same base are equal, यानी यहां पे सेम बेस के साथ उनका जो एरिया है वो क्या होता है, इक्वल होता है। मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई जो है, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई जो है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल सीईडी के बराबर होगा। ये रिजल्ट हमारे पास आ गया, और इसका इस्तेमाल कर लेता हूं मैं यहां पर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल सीईडी की जगह मैं बीडीई लिख सकता हूं यहां पर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई
और इसकी जगह मैं लिख सकता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, ये आ गया AE अपॉन में EC, दैट इज अवर सेवंथ इक्वेशन। अगर आप ध्यान से देखें तो अब जो फिफ्थ है और सेवंथ है उनकी लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गई है, इक्वल हो गई है। सो फ्रॉम फिफ्थ एंड सेवंथ में क्या कह सकता हूं, फ्रॉम फिफ्थ एंड सेवंथ हम कह सकते हैं कि जो आपका AD अपॉन DB है, AD अपॉन DB जो है वो बराबर होगा AE अपॉन EC के। तो हमारी जो थ्योरम है वो तो यहां पर प्रूव हो गई है। कैसे, मैं एक बार फिर से क्विक रिकैप करता हूं। हमने पहले दो परपेंडिकुलर्स ड्रा कर लिए और इन लाइंस को ज्वाइन कर लिया। आफ्टर दैट हमने एरिया का कंसेप्ट यूज किया, तो ADE का दोनों परपेंडिकुलर्स के साथ एरिया निकाल दिया, फिर इन दोनों ट्रायंगल्स का निकाला। आफ्टर दैट उन्हें डिवाइड कर लिया अकॉर्डिंग टू द गिवन रिजल्ट। गिवन को जो है, जो प्रूव करना है हमें, उसको माइंड में रखते हुए डिवाइड कर लिया हमने, और फिर ये कंसेप्ट लगाया कि दोनों एरिया इक्वल हैं, तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई, और जैसे ही लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हुई हमने राइट हैंड साइड को भी इक्वल कह दिया। आफ्टर दैट वो कह रहा है hence in triangle PQR prove that line L intersects the side PQ and PR। हमारे पास इससे आगे जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है एक PQR ट्रायंगल है, यू हैड अ ट्रायंगल PQR। PQR जो है उसमें कोई लाइन L PQ और QR को क्या कर रही है, कट कर रही है। किन पॉइंट्स पर, PQ को तो कट कर रही है L पॉइंट पे, और आपका PR को कर रही है M पॉइंट पर। और किस तरह से कि यहां पर गिवन है आपको क्या, कि जो LM है वो पैरेलल है QR के, LM इज पैरेलल टू QR, एंड वो कह रहा है कि जो PL है वो 5.7 है, PL जो है वो 5.7 है, आपको PL 5.7 दे रखा है, एंड PQ दे रखा है 15.2, एंड MR दे रखा है 5.5, और आपको निकालना क्या है, टू फाइंड है आपके पास क्या, टू फाइंड है PM। आप ध्यान से देखें, MR मुझे दे रखा है 5.5, मुझे PM निकालना है। अगर मैं चाहूं तो मैं ये वाली साइड भी निकाल सकता हूं, क्योंकि मुझे पूरा PQ दे रखा है और PL दे रखा है। PQ में से मैं PL आपका हटा सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरे पास LQ बच जाएगा। तो LQ जो है वो किसके बराबर होगा, PQ माइनस PL। PQ कितना मेरे पास 15.2 और PL कितना है मेरे पास 5.7। सब्ट्रैक्ट करते हैं, 12 माइनस 7 इज 5, यहां पे बचा 4, यानी यहां पे 4 से 5 तो सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, कैरी लेंगे। 14 माइनस 5 इज 9.5, तो मेरे पास ये वाली साइड इसकी आ गई 9.5। अब मैं यहां पर BPT का यूज कर सकता हूं, सिंस हमारे पास क्या है, LM इज पैरेलल टू QR, तो बाई BPT में लिख दूं। BPT से मैं क्या लिख सकता हूं, PL अपॉन LQ, PL अपॉन LQ इज इक्वल टू PM अपॉन MR। अब यहां पर आप देखें तो मुझे तीन साइडें दे रखी हैं और एक मुझे पुट करके निकालनी है। तो PL जो है वो मेरे पास क्या है 5.7, PL जो है वो मेरे पास है 5.7, LQ मेरे पास है 9.5 और PM मुझे निकालना है, और MR जो है वो मेरे पास है 5.5। इस 5.5 को मैं इधर ले आऊंगा तो यहां पे हो जाएगा आपका क्या, PM इज इक्वल टू में 5.7 अपॉन में 9.5 इंटू 5.5। यहां से पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 आएगा, यहां से पॉइंट हटाएंगे ऊपर 10 आएगा, यहां से पॉइंट हटाएंगे नीचे फिर से 10 आएगा आपका। 10 से 10 कैंसिल हो गया, 5 से कट करते हैं इसको तो 5 से आ जाएगा 5 1 जा 5 19, और ये हो गया 5 से 11, 19 से ये 3 टाइम्स तो ये आ गया 33/10। 33/10 को मैं लिख सकता हूं 3.3 सेंटीमीटर। तो मेरे पास ये वाली जो साइड PM है वो 3.3 सेंटीमीटर यहां पर आ गई है। तो हमने क्या यूज किया है, हमने जो थ्योरम हमने प्रूव की है उसका ही रिजल्ट इस्तेमाल करके मुझे PM यहां पर बता दिया है। आप देखेंगे तो आपको ये वाली साइड नहीं दे रखी थी, लेकिन पूरी साइड दे रखी है, ये दे रखी है। पूरी साइड में से PL को सब्ट्रैक्ट कर देंगे
तो LQ हमें यहां पर मिल जाएगा और फिर BPT का यूज करके हमने PM 3.3 सेंटीमीटर यहां पर बता दिया है। नाउ क्वेश्चन 34 का ए पार्ट देखिए। From a solid circular cone whose height is 6 centimeter and radius of base is 12 centimeter, a right circular cylindrical cavity of height 3 centimeter and radius 4 centimeter is hollowed out such that bases of the cone and cylinder form concentric circles. Find the surface area of the remaining solid in terms of pi. पहले आप क्वेश्चन को समझिए कि क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। भाई आपके पास है एक राइट सर्कुलर कॉन और उसमें से ऐसे बनाते हैं हम इसको, अब चाहे तो उल्टा फिगर भी बना सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। और इस कॉन की जो हाइट है दैट इज वो है आपके पास कितनी, 6 सेंटीमीटर। हाइट इज 6 सेंटीमीटर। उसके बाद लिखेंगे और इसमें से क्या किया गया, एक सिलेंडर को हॉलो आउट कर लिया गया है। A cylinder is hollowed out from this like that. इस सिलेंडर को यहां से हॉलो आउट कर लिया गया है। अब जरा आप समझें कि इस कॉन की जो हाइट थी दैट इज 12 सेंटीमीटर, सॉरी बेस रेडियस जो थी वो 12 सेंटीमीटर थी और इसकी जो हाइट थी दैट इज 6 सेंटीमीटर। अब वो कह रहा है कि आप सरफेस एरिया निकालिए। तो पहले तो ना आपको माइंड में बनाना पड़ेगा कि सरफेस एरिया बनेगा कौन सा। अब थोड़ा सा आप विजुअलाइज करो कि जैसे ये कौन है और इसमें से हॉलो आउट करने का मतलब है, मान लीजिए एक लकड़ी का ब्लॉक है आपका और लकड़ी के ब्लॉक में कोई शेप अंदर बना दिया आपने। अंदर शेप बनाने का मतलब जैसे आपने क्या बना दिया, वहां पे एक स्क्वायर बना दिया, एक खड्डा टाइप दिखाई दे रहा है आपको, दैट इज हॉलो आउट। उसको हॉलो करना, तो जो शेप हम कहीं से हॉलो करते हैं वही शेप उसमें अंदर बन जाती है। या स्कूपिंग में भी ऐसा ही होता है, जैसे आइसक्रीम का बॉक्स होता है ना, उसमें से आप क्या कर लेते हो, स्कूप कर लेते हो, आप चम्मच से क्या ले लेते हो, आइसक्रीम ले लेते हो। तो जिस शेप से आप आइसक्रीम निकालते हो वैसी ही शेप अंदर बन जाती है। तो यहां पर सिलेंड्रिकल टाइप का आपका बॉक्स बन गया अंदर। अब मुझे एरिया निकालना है। पहले हम थोड़ा सा काम यहां पर करते हैं और फिर वो कह रहा है इसका एरिया निकालना है। तो अब एरिया निकालने के लिए आप थोड़ा सोचो, माइंड में सोचो कि यहां पे करना क्या है। भाई ये यहां से शेप निकल गई, आपको यहां पे खड्डा दिखाई दे रहा है, सोचो जरा, खड्डा दिखाई दे गया आपको माइंड में। अब इस शेप को आप क्या कर दो, पानी में डुबो दो, पानी में डुबो इसको, और आप सोचो कि कौन कौन सी जो जगह है वो भीग गई हैं, तो उन सब का एरिया निकाला जाता है, दैट इज द सरफेस एरिया जो आपको चाहिए। तो देखिए एक तो ये बाहर वाली सरफेस भीगेगी और ऊपर देखिए ये हिस्सा तो यहां से निकल गया है, बाकी का जो बचा हुआ हिस्सा है ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट भी भीगेगा उसमें, ये वाला पार्ट भी भीगेगा और अंदर जो शेप बन रही है वो भी तो भीगेगी। एक तो इस सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया भीगेगा और एक ये वाला सर्कल भी भीगेगा अंदर। तो ये पूरा एरिया आपको निकालना है जो भीग गया है पानी में। तो करते हैं शुरू। कौन का कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए मुझे इसकी स्लैंट हाइट की नीड होगी। तो यहां पे हम कहते हैं कि रेडियस ऑफ कॉन उसको हम कह रहे हैं आपका कैपिटल आर से, दैट इज 12 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ कॉन जिसको हम कैपिटल एच से कह रहे हैं दैट इज 6 सेंटीमीटर। हमें निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया, ये बाहर वाला पोर्शन ही तो भीगेगा। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन दैट इज पाई आर एल। अब क्योंकि इन टर्म्स ऑफ पाई निकालना है तो पाई तो पुट कहीं करना ही नहीं है आपको, तो एल क्या आ जाएगा मेरे पास, यहां पर ये 90 डिग्री का एंगल है, मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूं। इन ओ ए बी हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। तो यहां पर हमारे पास क्या होता है, आर का स्क्वायर, हाइट का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर इज इक्वल टू स्लैंट हाइट का स्क्वायर। एल का स्क्वायर इज, एच का स्क्वायर क्या आ गया 144 आ गया और 6 का स्क्वायर 36 आ गया। हमारे पास यहां पे कितना आ गया, दैट इज 6 और 4 10 कैरी 1, 4 और 3 7 और 1 8, 180। 180 का हम क्या कर लेंगे, 2 से डिवाइड किया, 2 से फिर से डिवाइड किया, 3 से डिवाइड किया
और 3 से फिर से डिवाइड किया, तो यहां पे पेयर बन रहे हैं आपके, ध्यान से देखो, 2 इंटू में 2, 3 इंटू में 3 और यहां पे है 5। 2 का पेयर 3 का पेयर बाहर आ जाएगा तो 6√5 आ गई, 6√5। तो यहां पे आ जाएगा पाई इंटू में 12 इंटू में 6√5 यानी कि 72√5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो मेरे पास बाहर वाला एरिया आ गया, जो इसका बाहर वाला एरिया भीग रहा है। अब आप ध्यान से देखो, इसकी ऊपर की शक्ल कुछ ऐसी दिखाई देगी, ये सिलेंडर और ये कॉन का ऊपर वाला फेस। अब देखो ये हिस्सा तो यहां से निकल ही चुका है क्योंकि हम यहां पे एक खड्डा बना चुके हैं, तो ये तो है ही नहीं, यहां पे ये वाली साइड है, उसमें अभी भी ये वाली साइड है, और ऐसी शेप को हम कहते हैं रिंग आपका, क्योंकि देखो ये भी एक सर्कुलर पार्ट है और ये भी एक सर्कुलर पार्ट है आपका। तो यहां पे इसका एरिया हम बड़े वाले एरिया में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मुझे ये बचा हुआ एरिया मिल जाएगा, ये बचा हुआ एरिया मुझे मिल जाएगा। यहां पर देखिए मैं निकालता हूं एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट। रिमेनिंग पार्ट का एरिया कैसे निकालेंगे हम, लेफ्टिंग कर्व CS एज, लेफ्टिंग आफ्टर CS एज, या फिर रिमेनिंग पार्ट कह सकते हो। देखिए क्या कहते हैं, एरिया ऑफ सर्कुलर पार्ट ऑफ कॉन, एरिया ऑफ सर्कुलर पार्ट ऑफ कॉन, इसमें से हम कर देंगे एरिया ऑफ सर्कुलर पार्ट, एरिया ऑफ अपर सर्कुलर पार्ट, अपर सर्कुलर पार्ट ऑफ सिलेंडर। उसमें से देखिए अपर सर्कुलर पार्ट ऑफ कॉन के एरिया में से अपर सर्कुलर पार्ट ऑफ सिलेंडर का एरिया मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो मुझे ये मिल गया। अब आप ध्यान से देखिए तो इसमें नीचे भी तो एक सर्कुलर पार्ट बनेगा, दैट इज, तो इसका एरिया भी तो मुझे इसमें निकालना पड़ेगा, तो उसको मैं सम कर देता हूं। एरिया ऑफ लोअर सर्कुलर पार्ट ऑफ सिलेंडर। आप बोले सर इनको आप एक जगह ही क्यों लिख रहे हो, मैं आपकी कैलकुलेशन बचाना चाह रहा हूं ताकि मैं कम से कम कैलकुलेशन में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाऊं। मैं मान लेता हूं सिलेंडर की जो रेडियस है वो R है आपकी, और इसकी जो हाइट है, हाइट की तो हमें नीड अभी बाद में पड़ेगी, उसको स्मॉल h मान लेते हैं। तो एरिया ऑफ सर्कुलर पार्ट ऑफ कॉन वो होगा पाई कैपिटल R स्क्वायर, पाई कैपिटल R स्क्वायर, और एरिया ऑफ अपर सर्कुलर पार्ट ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, दैट विल बी पाई स्मॉल r स्क्वायर। और जितना एरिया यहां से चला गया है उतना ही और भी बचा हुआ है यहां पर, पाई r स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब ये आप एक बार निकालते फिर उसको उसमें से सब ऐड करते तो 2 बार कैलकुलेशन होती। मैंने आपकी कैलकुलेशन बचाने की कोशिश की है, ये कैंसिल हो गए। इस r की वैल्यू आप जानते हो, दैट इज 12 का स्क्वायर यानी 144 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एक हिस्सा और रह गया इसमें अभी, दैट इज CSA ऑफ कौन, CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर जो अंदर वाला सर्कुलर पार्ट है उसका। तो CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई RH होता है। क्या होता है, 2 पाई RH, 2 इंटू पाई, और रेडियस ऑफ सिलेंडर उसमें हमें दे रखी है, इसको आप ऊपर लिख लेना, दैट इज रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 4 एंड हाइट इज 3, यानी 4 3 12 इंटू 2 इज 24 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्या आ जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड वो होगा CSA ऑफ कॉन, CSA ऑफ कॉन निकाला है हमने, प्लस CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर निकाला है हमने, और प्लस में एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट, मैं इसको रिमेनिंग पार्ट नाम दे रहा हूं, एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट। अब आप ध्यान से देखें तो अब हमारे पास जो एरिया है वो क्या बनने वाला है, एरिया CSA ऑफ कॉन जो है वो मेरे पास कितना आया है, 72√5, और इनफैक्ट यहां पाई को आप भूल गए हैं, हम भूल गए सॉरी, पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर रहने दो, 72√5 पाई, प्लस CSA ऑफ सिलेंडर क्या आया है,
CSA ऑफ सिलेंडर हमारे पास आया था, अभी यहीं पे था 24 पाई। एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट आया है 144 पाई और इस पूरे का सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान से देखो तो इस वाले पार्ट को ऐड किया जा सकता है। 4 और 4 8, 4 और 2 6, 168 पाई प्लस में 72 रूट 5 पाई। दोनों में से मैं चाहूं तो पाई कॉमन ले सकता हूं, तो यहां पे आ जाएगा 168 पाई 168 प्लस 72 रूट 5 और यहां पे हमारा पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरे पास वो एरिया आ रहा है, दैट इज द एरिया। अब यहां पर ना इसके क्वेश्चन में आंसर दे रखा है 36 रूट 20, 36 रूट 20। तो इसे आप चाहो तो ऐसा बना सकते हो, देखो इसको लिख सकते हो आप क्या 36 इंटू 2 लिख सकते हो और 2 अंदर जाएगा तो 4 बन जाएगा 36 रूट 20। बट वो सिंप्लीफिकेशन वाला मेथड नहीं है, क्योंकि रूट से जब तक कोई वैल्यू बाहर आ सकती है तब तक आप उसे बाहर निकालेंगे। एक्चुअल में आंसर, सिंप्लीफाइड आंसर ये आपके पास होगा। तो आपको समझ में आया है, पहले आपने माइंड में फिगर बनानी है, उसको विजुअलाइज करना है, और सबसे बेस्ट तरीका होता है जो फिगर आप माइंड में विजुअलाइज कर पा रहे हैं उसको पानी में डुबो दो। अब जो हिस्सा आपको गीला दिखाई दे रहा है उसका एरिया निकाल दो, ये सबसे बेस्ट तरीका है। तो यहां पर हमने इसको इसमें से निकाला और यहां इसको पानी में डुबो दिया। एक तो ये वाली साइड भीगेगी, ऊपर ये वाली साइड भीगेगी, अंदर जो सर्कल है और इसका CSA वो हमने यहां पर निकाल दिया। हमने यहां पर क्या किया है, इसको दोनों को एक साथ लिया ताकि मैं इन्हें कैंसिल करके और अपना पार्ट इजीली से सॉल्व कर पाऊं, यहां पे जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। नाउ क्वेश्चन 34 का बी पार्ट देखिए। A empty cone of radius 3 centimeter and height 12 centimeter is filled with ice cream such that lower part of the cone, which is 1/6 of the volume of the cone, is unfilled empty, but a hemisphere is formed on the top. Find the volume of the ice cream. तो volume of ice cream हमें बताना है। एक कौन है, किस तरह का होता है कौन, इस तरह से होता है, जिसकी की जो रेडियस हमें कितनी दे रखी है, द रेडियस ऑफ द कॉन इज, एम्प्टी कॉन ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, रेडियस है 3 सेंटीमीटर, एंड इसकी जो हाइट है, हाइट हमें दे रखी है दैट इज 12 सेंटीमीटर, और इसके ऊपर ना एक हेमिस्फेयर बना दिया है। ऐसी तो होती है आइसक्रीम। तो यहां पर आप देखें रेडियस ऑफ कॉन हमारे पास क्या है, रेडियस ऑफ कॉन हमारे पास है दैट इज 3 सेंटीमीटर, एंड हाइट ऑफ कॉन हमारे पास क्या है, हाइट ऑफ कॉन हमारे पास है दैट इज 12 सेंटीमीटर। अब आप यहां पे समझे कि वो कह रहा है कि इसका जो वॉल्यूम है नीचे वाले पार्ट कॉन का, वो 1/6 एम्प्टी है, यानी अगर हम उसके टोटल 1 हिस्सा मान रहे तो 1/6 एम्प्टी है। 1/6 एम्प्टी कहो या 5/6 फिल्ड कहो, एक ही बात है, क्योंकि देखो एक ही हिस्सा तो खाली है 6 में से, तो 5 हिस्से तो भरे हुए हैं। फिर 5/6 मतलब आप ऐसा कह सकते हो 1 माइनस 1/6, पूरा 1 है, 1 में से 1/6 खाली है, तो भरा हुआ कितना है 5/6 है आपका। तो पहले तो हम इसका वॉल्यूम निकाल देते हैं। वॉल्यूम ऑफ कॉन इज, वॉल्यूम ऑफ कॉन हमारे पास आ गया दैट इज 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। 1/3 पाई को पाई ही रहने दें, आर हो जाएगा स्क्वेयर 3 इंटू 3, हाइट है 12, 3 से 3 यहां पे आ गया 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये मेरे पास आ गया वॉल्यूम ऑफ द कॉन, ये कॉन का वॉल्यूम आ गया हमारे पास। पाई हम अभी पुट नहीं करेंगे, पाई हम लास्ट में पुट करेंगे सो दैट हमारा कैलकुलेशन सिंपल हो सके। आफ्टर दैट मैं कहता हूं वो आइसक्रीम का वॉल्यूम निकालने के लिए कह रहा है, तो अंदर 1/6 एम्प्टी है, तो मैं कह सकता हूं 5/6 भरा हुआ है। तो यहां पे मैं कहता हूं वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम दैट मीन्स 5/6 पार्ट ऑफ कॉन। तो यहां पे क्या हो जाएगा 5/6 ऑफ टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम है 36 पाई
6 से 6 टाइम, ये आ गया 30 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये मेरे पास क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम आ गया है, दैट इज 30 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब जो ऊपर भी तो हम एक पार्ट बनाते हैं, हेमिस्फीयर टाइप का आइसक्रीम का बना देते हैं, तो उसका भी तो वॉल्यूम लगेगा, क्योंकि मुझे वॉल्यूम ऑफ टोटल आइसक्रीम बतानी है जो उसमें भरी जा रही है। तो इस हेमिस्फीयर का भी वॉल्यूम हम निकाल देते हैं, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल आइसक्रीम, जो हेमिस्फेरिकल बन रहा है उस पार्ट का। तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, यानी 2/3 पाई को पाई ही रहने दें, आर क्यूब, इसकी भी रेडियस उतनी हो जाएगी 3 बार। यहां पे कैंसिल हो गया, 3 3 9 और 2 18 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब मैं निकालता हूं वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम। वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम क्या हो जाएगा मेरे पास, वो हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन कौन, जो कौन में है, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल आइसक्रीम, वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन हेमिस्फेरिकल पार्ट। यही तो कह रहे हैं हम कि अंदर जो वॉल्यूम है प्लस जो हेमिस्फेरिकल पार्ट में आइसक्रीम प्रेजेंट है, दोनों का सम कर देंगे। तो अंदर कितना पार्ट प्रेजेंट है, 30 पाई, और ऊपर कितना प्रेजेंट है, 18 पाई, यानी ये हो गया 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब हम यहां पर पाई की वैल्यू रख देते हैं। पाई की वैल्यू के लिए उसने कुछ स्पेसिफिक नहीं कहा है, तो 22/7, 48 इंटू 22/7 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहां पे कितना आएगा आपका, 48 इंटू में 22 आ जाएगा आपका, दैट इज 1056। उसको 7 से डिवाइड कर देंगे, 173 आ जाएगा, 7 5 से 35, ये पूरा कैंसिल हो गया, 6 नहीं जाएगा, 0 लगेगी पॉइंट। अब यहां पे आ जाएगा आपका 8, और यहां पे फिर से 0 आएगी आपकी, तो ये हो जाएगा 5 टाइम्स 150.85, ये हमारे पास आ गया 150.85। और इनफैक्ट इसको एक आध स्टेप आगे बढ़ाओगे तो हो सकता है कि यहां पर 6 भी आ जाए, क्यू सेंटीमीटर क्यूब। मेरे पास ये कितना आ गया है, इसका वॉल्यूम आ गया है, वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन द कोन। तो आपके लिए समझने वाला कंसेप्ट बस यही है कि यहां पर आप जो अंदर पार्ट प्रेजेंट है, कंफ्यूजन केवल इसमें होगा। उसने कहा है 1/6 एम्प्टी, तो यहां पर आप दो तरीके से कर सकते हो, या तो आप पूरे का वॉल्यूम निकाल के 1/6 पार्ट निकाल लो, वो उसमें से सबट्रैक्ट कर दो, या फिर 1/6 एम्प्टी है मतलब 5/6 पार्ट भरा हुआ है, 5/6 पार्ट निकाल दो तो एक्चुअल में जो आइसक्रीम प्रेजेंट है वो मिल जाएगी। फिर हेमिस्फेरिकल पार्ट में जो आइसक्रीम है वो निकाल दो, दोनों का सम करोगे तो वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम आपको यहां पर मिल जाएगी। नाउ क्वेश्चन 35 का ए पार्ट देखिए, इफ द मोड ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 55 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हेंस फाइंड द मीन। हमारे पास ये फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, इसका मोड हमारे पास 55 दे रखा है, तो फ्रीक्वेंसी में जो ये x है ना, इसकी वैल्यू निकालनी है, और जैसे ही आपको इस x की वैल्यू मिल जाए फिर इसका यूज करना है आपको मीन निकालने के लिए। तो आप समझें कि हमारे पास मोड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। मोड का फॉर्मूला हमारे पास होता है, मोड इज इक्वल टू में L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस का F2, और इनटू में होता है H। L है होता है मॉडल क्लास की लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, एंड ये सारी वैल्यूज हम आपको बताते हैं। अब मॉडल क्लास क्या होती है, जहां पर फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो, लेकिन यहां x गायब है तो मैं फ्रीक्वेंसी नहीं बता सकता, बट उसने मोड ही दे रखा है। तो मोड किस क्लास इंटरवल में लाई करेगा, 55 है तो 45 से 60 के बीच में लाई करेगा यहां पर। तो ये वाली वैल्यू तो हो जाएगी हमारे पास F1, इससे पहली वैल्यू F0 और इससे बाद की वैल्यू F2, और L हो जाएगा मेरे पास, मैं कहूं कि मॉडल क्लास मेरे पास क्या हो जाएगी, मॉडल क्लास इज इक्वल टू 45 टू 60, और मॉडल क्लास की जो लोअर लिमिट है दैट इज 45, वो मुझे यहां पर मिल रही है, इसे हम कहते हैं L इज इक्वल टू में 45। सारी वैल्यूज यहां इस फॉर्मूले में पुट कर दो,
मोड मुझे दे रखा है कितना 55 इज इक्वल टू में एल मुझे क्या दे रखा है 45 प्लस में F1 क्या है मेरे पास दैट इज 15 माइनस F0 क्या है मेरे पास इससे ऊपर वाली वैल्यू यानी x अपॉन में ट्वाइस ऑफ F1 यानी कि 30 माइनस F0 माइनस F2 x माइनस का 10 इनटू में h मेरे पास क्या है दैट इज 15 इधर ले आएंगे 55 माइनस का 45 और इधर आ गया आपका 15 माइनस एक्स यहां 13 माइनस 10 इज 20 माइनस एक्स इनटू में 15 ये 15 डिवाइड में आ जाएगा यहां पे आ गया 10 बाई 15 इज इक्वल टू 15 माइनस एक्स ओवर 20 माइनस एक्स 5 से 2 टाइम 5 से 3 टाइम कैंसिल कर लो और उसके बाद यहां पे क्या कर देंगे हम मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई यहां पे आ गया 40 माइनस का 2x यहां आ गया 45 माइनस का 3x इस 3x को इधर ले आओ 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 45 माइनस का 40 x इज इक्वल टू में 5 यानी जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है वो मेरे पास यहां पर आ गई दैट इज 5 अब आप इसका निकालेंगे मीन आई थिंक वो मीन ही निकलवा रहा है वैल्यू ऑफ x निकालनी है आफ्टर दैट आपको निकालना है मीन अब मीन निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें एक्साई की नीड होगी एक्साई कैसे निकालते हैं हम क्लास मार्क जिसे हम कहते हैं वो होता है इन दोनों का सम करना है 2 से डिवाइड कर देना है 15 को डिवाइड करेंगे तो 7.5 एंड 45 को डिवाइड करेंगे तो 22.5 अब सभी को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है 15 15 15 उसमें ऐड करते जाओ तो यहां 15 ऐड करोगे तो 37.5 हो जाएगा आपका यहां 15 ऐड करोगे तो आपका हो जाएगा दैट विल बी 42 एंड 52.5 हो जाएगा यहां 15 ऐड करोगे तो 67.5 हो जाएगा आपका यहां 15 ऐड करोगे तो दैट विल बी 72 82.5 हो जाएगा अब मैं आपसे ये तो कहूंगा ही नहीं कि यहां पर आप डायरेक्ट मेथड इस्तेमाल कर लो क्योंकि पॉइंट में है और मल्टीप्लाई करना एक टफ टास्क हो जाता है तो मीन निकालने के लिए मैं यहां पर यूज करूंगा स्टेप डेविएशन मेथड उसका फॉर्मूला होता है a प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई इंटू में एच ये हमारे पास होता है स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला अब यहां पर a होता है अज्यूम्ड मीन और ui हम कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बताता हूं अज्यूम्ड मीन मान लो आप यहां पर इनमें से बीच वाली वैल्यू जनरली बीच वाली मानते हैं इसको मान लो a di मेरे पास होगा दैट विल बी xi माइनस a 7.5 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो कितने स्टेप पर है 1 2 3 तो ये आएगा माइनस का 45 क्योंकि h इतना है मेरे पास माइनस का 45 आएगा इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस का 40 आएगा माइनस का 30 आएगा और यहां पे आएगा माइनस का 15 यहां पे 0 यहां पे प्लस का 15 और यहां पे 30 आप सब्ट्रैक्ट कर लेना ui जो होता है मेरे पास वो होता है di अपॉन में h है मेरे पास 15 से करेंगे माइनस का 3 यहां पे आएगा माइनस का 2 माइनस का 1 0 1 2 इसके बाद हम निकालते हैं एफ आई यू आई अब देखो ui एक बहुत छोटी छोटी सी टर्म्स आ गई है एफ आई के साथ मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं जाएगी आपको तो मल्टीप्लाई करते हैं माइनस का 30 यहां पे आएगा माइनस का 14 और यहां पे आएगा माइनस का 5 इधर होगा 0 इधर होगा 10 और यहां पे आएगा 24 यानी इन सबको मैं ऐड करूं तो मेरे पास आएगा कितना 44 माइनस 5 माइनस का 49 और इन सबको ऐड करने पे आ रहा है 34 यानी वैल्यू तो माइनस की ही आने वाली है समेशन ऑफ एफ आई यू आई कितना आएगा मेरे पास दैट इज देखिए जरा 9 माइनस 4 इज 5 एंड यहां पे 4 माइनस 3 इज 1 और माइनस का 15 तो माइनस का 15 आ गया और समेशन ऑफ एफ आई भी हमें चाहिए होगा तो समेशन ऑफ एफ आई क्या आ जाएगा सभी को जोड़ लें 17 22 प्लस 15 हो जाएगा आपका 37 47 49 और 59 तो मेरे पास आ गया 59 समेशन ऑफ एफ आई आ गया 59 वैल्यूज रख देते हैं वहां पर ए मेरे पास कितना माना था मैंने ए माना है मैंने 52.5 प्लस
समेशन ऑफ एफ आई यू आई आया है माइनस का 15, एच है 15 और समेशन ऑफ एफ आई आया है 59, यानी यहां पे आ जाएगा 52.5 माइनस का 225 और आपका 25 हो जाएगा अपॉन में 59। अब इस 225 को मुझे डिवाइड करना पड़ेगा 59 से। देखिए जरा कैसे डिवाइड होगा, इसको डिवाइड करते ही आंसर मिल जाएगा हमें। 59 से करते हैं, इसको मैं मान लूं 60, तो 1 ही कम है, 60 मान लें अप्रोक्स, तो 4 टाइम्स हो जाएगा 240, तो वो तो इससे ज्यादा जाएगा। आई थिंक ये 3 टाइम्स आपका जाएगा। 3 9 27, 2 3 5 15 और 2 हमारे पास आ गया आपका 17। ये तो कम आ रहा है, 4 टाइम करके देख लेते हैं। ये ज्यादा आ रहा है, तो 3 टाइम ही रहेगा। तो यहां पे आ गया 15 माइनस 7 इज 8, 15 माइनस 7 इज 8 और यहां पे बच गया आपका क्या 1 और यहां से एक कैरी लेंगे तो 11 माइनस 7 इज 4, 48। अब 48 इससे कम है, 0 लेंगे यहां से, पॉइंट आ जाएगा। अब देखिए कितनी बार जाएगा, इसे 60 माने तो अप्रोक्सीमेटली आपका ये 8 टाइम्स, 60 माने तो 8 टाइम्स 480 होता है, यानी ये कम है तो चला जाएगा, 8 टाइम तो ये चला जाएगा आपका। तो यहां से आ जाएगा डेफिनेटली ये 8 टाइम्स जा रहा है आपका। यहां पे 10 माइनस 2 इज 8, 7 माइनस 7 इज 0 और ये भी 0 आपका 8 है, फिर से 0 ले आओ। अब ये जाएगा आपका 1 टाइम, तो 59 यानी 3.81 हो गया। यहां पे आ गया हमारा 3.81, 52.5 माइनस 3.81, यहां 52.5 को 50 लिख लो, 0 माइनस 1 इज 9 आ गया मेरे पास। यहां पे कैरी बचा 4 और यहां से कैरी लेंगे तो ये 14 हो गया, 14 माइनस 8 हो गया मेरे पास 6, यहां बचा 1, कैरी लेंगे 11 माइनस 3 मेरे पास आ गया 8 और यहां पे आ गया 48.69। तो ये मेरे पास x बार यानी कि जो मीन है आपका 48.69 मेरे पास यहां पे आ रहा है। आप समझे कि मैंने यहां पर स्टेप डेविएशन मेथड को इस्तेमाल किया है, आप कोई सा और मेथड भी यहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं। जनरली लोग डायरेक्ट मेथड इस्तेमाल करते हैं, बट डायरेक्ट मेथड बहुत ही ज्यादा कैलकुलेटिव होता है। आप यहां पर इतनी कैलकुलेशन करने की बजाय ये छोटा सा स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला अगर माइंड में रख लेंगे ना, तो आपकी जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो इजी हो जाएगा।